आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़कें, रिन्यूएबल एनर्जी और बिजली ट्रांसमिशन जैसे कई सेक्टर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि ये धरती अनगिनत वीरों के शौर्य की साक्षी रही है। इस रण के कण कण में हमें स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की सीख दी है और स्वाभिमान व्यक्ति का या फिर स्वाभिमान देश का तभी ऊंचा रह सकता है जब वो आत्मनिर्भर हो, दूसरों पर कम से कम निर्भर हो। आज राजस्थान की इस धरती से भारत ने विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा है कि मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ये धरती अनगिनत वीरों के शौर्य की साक्षी रही है। इस रण के कण कण में, कण कण ने हमें स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की सीख दी है और स्वाभिमान व्यक्ति का या फिर स्वाभिमान देश का वो तभी ऊंचा रह सकता है जब वो आत्मनिर्भर हो, दूसरों पर कम से कम निर्भर हो। आज राजस्थान की इस धरती से भारत ने विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में द्वितीय चरण के तहत आयोजित सेवा सप्ताह के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने आज अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने पहली बार 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद वे लगातार दूसरी बार इस पद पर आए। कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी के बाद धामी राज्य में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं है कि मैं इस दायित्व पर 5 साल पूरे कर रहा हूं। मेरे जीवन की संतुष्टि इस बात में नहीं है कि मैं कितने साल मुख्यमंत्री रहा। मुझे वास्तविक संतुष्टि उस समय मिलेगी जब उत्तराखंड के आखिरी छोर पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचेगी। जब तक उत्तराखंड के हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी, तब तक आपका यह बेटा, आपका यह भाई चैन से नहीं बैठेगा। भाइयों बहनों, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं है कि हमारी सरकार आज और उस दायित्व पर मैं 5 साल पूरे कर रहा हूं। हमारी सरकारें आती हैं, जाती हैं, साल पूरे होते रहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य घटना है, समय का चक्र है, ये चलता रहता है। मेरे जीवन की संतुष्टि इस बात में नहीं है कि मैं कितने साल तक इस जिम्मेदारी पर रहा, कितने साल तक मुख्यमंत्री के रूप में मैं काम कर रहा हूं। मुझे वास्तविक संतुष्टि उस दिन मिलेगी जब उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचेगी, वहां तक विकास आलोकित होगा। जब तक उत्तराखंड के हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी, तब तक आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये मित्र चैन से नहीं बैठेगा। हमारा लक्ष्य सत्ता का सुध भोगना नहीं है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन और अंतिम व्यक्ति का उदय है।
इसी के सोच के साथ मैंने सभी अधिकारियों को भी स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि वे 5 वर्ष पूरे होने वाले ये हो हल्ले और औपचारिक आयोजनों से दूर रहते हुए जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के माध्यम से, क्योंकि इस बार से पहले वाला जो कार्यक्रम हमारा ये 45 दिनों तक चला था उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए थे। पूरे प्रदेश के दूर दराज के लोगों ने इसकी बहुत सराहना की थी। ऐसे लोग जो देहरादून नहीं आ सकते, जिला मुख्यालयों तक नहीं आ सकते, आयुक्त मुख्यालयों तक नहीं जा सकते, सरकारी दफ्तरों में आने में जिनके पास साधन नहीं है, उन सभी को उनके घर के पास जाकर सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने अनेक सुविधाएं और अनेक प्रमाण पत्र और अनेक प्रकार की लाभार्थी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम किया था। तो इसलिए मैंने कहा कि इस माध्यम से स्वयं जनता के बीच जाकर हमारे अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि मिलकर इस अभियान को आगे बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। चुनाव आयोग बहुत अच्छे से चुनाव कराता रहा है। एसआईआर को लेकर कहीं कोई शिकायत नहीं है, बस इन नेताओं की शिकायत है। जब ये हार जाते हैं तो चुनाव आयोग और एसआईआर का बहाना बनाते हैं, लेकिन जीते तो अपने पराक्रम पर जीते ऐसा माहौल बनाते हैं। इन्हें हार स्वीकारनी चाहिए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि जनता ने इन्हें नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल पूरे भारतीय लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। यहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छे से आज तक चुनाव कराता रहा है। एसआईआर को लेकर भी कहीं कोई शिकायत नहीं है। शिकायत इन नेताओं की है। ये जब हार जाते हैं तो इनको इलेक्शन कमीशन और एसआईआर बहाना मिलता है, और जब जीत जाते हैं तो ये अपने पराक्रम पे जीत जाते हैं। इस तरह का माहौल बनाने लगते हैं। इनको हार भी स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन विपक्षी दल ये मानने को तैयार नहीं है कि जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया है। आसाम हो, बंगाल हो, बिहार हो, जहां भी चुनाव हो रहा है, पूरी ताकत से जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। जब देश को इतना बेहतरीन नेता नरेंद्र मोदी जी के तौर पे मिल गया तो वो दूसरी पार्टी को चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं है। और जब ये हार जा रहे हैं तो अपनी कमियां नहीं देखते। ये छुट्टी मनाने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, जनता में जाते नहीं, मेहनत करते नहीं, हार जाते हैं तो पूरा बहाना हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन और एसआईआर पर थोप देते हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि कौन बागी है, कौन नहीं, कौन टीएमसी है, कौन नहीं, ये ममता बनर्जी को सोचना चाहिए। पिछले 15 सालों में टीएमसी ने गरीब से अमीर तक सबको लूटा है। टीएमसी और भ्रष्टाचार पर्यायवाची हैं। आज टीएमसी ही टीएमसी के दरवाजे पर ताला लगा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बारे में ना लोग सुनना चाहते हैं, ना चर्चा चाहते हैं। हमने पहले भी कहा था कि टीएमसी की सरकार जाएगी और साथ ही उनकी पार्टी भी जाएगी। पश्चिम बंगाल की जनता की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यह टीएमसी, उन्होंने कहा कि यह टीएमसी लुटेरों का झुंड है, यह चाहे जिस तरफ चली जाए यह वैसे ही रहेगी। देखिए, कौन रिबल है, कौन रिबल नहीं है, कौन तृणमूल है, कौन तृणमूल नहीं है, ये तृणमूल का जो सबसे बड़ा नेता है ममता बनर्जी, उसको सोचना चाहिए। पिछले 15 साल में तृणमूल कांग्रेस ने गरीब से अमीर सबको लूटा है, सबका दरवाजे पे ताला लगाया। जो सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट था उसका रुपया भी साइफन ऑफ करके दूसरी जगह लेके गया। तो तृणमूल कांग्रेस और करप्शन सिनोनिमस। तो आज का दिन में तृणमूल के दरवाजे पे ताला लगा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस बात को लेकर किसी का कोई उत्साह नहीं है। ना लोग सुनना चाहते हैं, ना लोग जानना चाहते हैं, ना लोग इसका चर्चा चाहते हैं। ये लोग कर रहे हैं अपने आप से। वी आर अ साइलेंट स्पेक्टेटर। कुछ लोग मजा ले रहे हैं, कुछ लोग अंडा फोड़ रहे हैं। एक तमाशा बन के रह गया। इससे जो हो रहा है, इससे पश्चिम बंगाल की छवि बहुत अच्छा हो रहा है जनता के सामने, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग को हम लोग बार बार बता चुके थे, हम लोग थक गया। जो तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस का सरकार चला जाएगा और सरकार के साथ साथ तृणमूल पार्टी भी चला जाएगा। आज वो तो साबित हो गया। सर, इलेक्शन कमीशन ने दोनों जो टीएमसी के ग्रुप हैं उनसे क्लेम मांगा है 6 जुलाई तक, तो वो अपना साबित करेंगे किसकी पार्टियां अपना अपना वक्तव्य शामिल की। अभी आप नजर लगा के बैठे रहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता का कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है। एकदम साफ बात है।
किसका पास तृणमूल गया, किसका पास तृणमूल नहीं गया, लोग जानते हैं तृणमूल मतलब तृणमूल है। ये कोई ना तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है ये लोग, ना इसका पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी है। ये लुटेरा का झुंड है, चाहे जिस तरफ भी चला जाए ये वैसे ही रहेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमरनाथ यात्रा पर कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि यात्री भारी तादाद में आए, अच्छे से उनकी यात्रा हो और सकुशल वे अपने घर लौटे। सरकार की तरफ से जितने इंतजाम किए जाने थे वह हमने किए। बाकी सुरक्षा, कानून व्यवस्था आदि जो तैयारियां श्राइन बोर्ड द्वारा की जानी है वह लोक भवन से देखे जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यात्री भारी तादाद में आए, दर्शन ठीक तरह से करें और सही सलामत यहाँ से वापस लौटें। उनके लिए जितने इलेक्टेड गवर्नमेंट के तरफ से अरेंजमेंट्स किए जा सकते थे हमने किए। बाकी जो अरेंजमेंट सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर के और जो श्राइन बोर्ड ने करने हैं वो लोक भवन के ज़रिए देखे जा रहे हैं। हम तो उनसे सिर्फ यही गुजारिश करेंगे कि जब वो आते हैं और प्रार्थना करते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए और खासकर यहाँ के भाईचारे और अमन के लिए भी वो प्रार्थना करें। बीजेपी सांसद तरुण चुग ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ डबल चरम पर है। अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली कांग्रेस में अब राजनीतिक कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग के इशारों पर काम करते हुए कांग्रेस टुकड़ों में बंट चुकी है। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद कह रहे हैं कि अब कांग्रेस में एससी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं, केवल धक्का मिल रहा है। यानी आज कांग्रेस पार्टी आज जातियों, क्षेत्रों के आधार पर और वर्गों के आधार पर काम कर रही है, न कि किसी राजनीतिक दल की तरह। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ फुटेल चरम पर है। अपने आप को सो कॉल्ड राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली कांग्रेस में अब राजनीतिक कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं। बचे हैं धड़े, वर्ग, क्षेत्र, जातियों के शत्रप जो केवल व केवल परिक्रमा में, महापरिक्रमा में व्यस्त हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के इशारों पर कार्य करते करते कांग्रेस टुकड़ों टुकड़ों में बंट चुकी है। कोई टुकड़ा कहीं गिर रहा, कोई कहीं गिर रहा। कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी खुद कह रहे हैं कि अब कांग्रेस में एससी नेताओं और वर्करों का कुछ नहीं हो रहा, केवल उन्हें धक्का मिल रहा है। यानी आज कांग्रेस पार्टी जातियों के आधार पर, वर्गों के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर काम कर रही है, ना कि एक राजनीतिक दल की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जब मैं 2014 से शुरू हुए इस पूरे सफर और उससे पहले की परिस्थितियों को देखता हूं तो मुझे उन सालों की मेहनत याद आती है। जोधपुर के लोग चाहते थे कि एयरपोर्ट यहीं रहे। तत्कालीन मुख्यमंत्री इसे दूसरी जगह ले जाना चाहते थे, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। जब 2014 में जोधपुर के लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैंने इस पर काम करना शुरू किया। आज सालों की इन लगातार कोशिशों के बाद यह सपना सच हो गया है। 10 गुना ज्यादा क्षमता वाला एयरपोर्ट बनकर तैयार है। हमारा संकल्प है कि कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएं और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तक ले जाएं। उन्होंने कहा है कि हम इसे एक आदर्श एयरपोर्ट बनाने की दिशा में काम करेंगे। कुछ लोग तो इस पर राजनीति भी कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि मैं उनसे यही कहूंगा कि नेता होने के नाते वे शायद इस एयरपोर्ट पर आते जाते रहते हैं। ये मेहराबों उनकी सरकार के कार्यकाल में ही बनी थी और उस समय जो शैली अपनाई गई थी उसी को प्राथमिकता दी गई थी। बेहतर होता कि वे कोई भी टिप्पणी करने से पहले एक बार देख लेते। 3.80 एकड़ में 37 एकड़ जमीन एयरफोर्स से लेकर के और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिले, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, जब मैं याद करता हूँ इस पूरी यात्रा को जो 2014 से शुरू हुई या उससे पहले का जो बैकग्राउंड था, अनेक वर्षों तक प्रयास हुए। जोधपुर के लोगों का मंशा थी, इच्छा थी कि एयरपोर्ट यहीं रहे। बीच में एक समय में जोधपुर के उस समय के माननीय मुख्यमंत्री जोधपुर के थे, वो इस एयरपोर्ट को यहां से शिफ्ट करके कहीं और ले जाना चाहते थे, लेकिन जो है वो प्रयास भी पूरे तरह से सफल किसी तरह नहीं हो पाए। 2014 में जब मुझे जोधपुर के लोगों ने अवसर दिया तब मैंने इस पर प्रयास करना प्रारंभ किया। जमीन के हस्तांतरण को लेकर के बड़ी चुनौती थी। तत्कालीन नगर निगम के मेयर आदरणीय श्री घनश्याम ओझा साहब का, हमारी सम्मानीय मुख्यमंत्री तत्कालीन आदरणीय वसुंधरा जी का, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का
और सबसे ज्यादा धन्यवादी हूँ स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर साहब का, जो उस समय रक्षा मंत्री थे। इन सब ने उस समय इस सपने को साकार किया। एक 4 पक्षों के बीच में समझौता हुआ, एयरफोर्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट, नगर निगम और राज्य सरकार, और 5वां पक्ष एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उस समय के एविएशन मिनिस्टर आदरणीय गजपति राजू साहब का भी अभिनंदन करता हूं। आज उनको स्मरण करते हुए उनको भी बहुत सारा आभार ज्ञापित करता हूं। वो गवर्नर के नाते काम कर रहे हैं अभी। उन्होंने उस समय मेरे आग्रह पर एयरफोर्स का जो स्ट्रक्चर्स इस जमीन पर बने हुए थे उनको हटाने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर के स्पेशल प्रोविजन करके 36 करोड़ रुपया एयरफोर्स को कंपनसेट किया, ताकि एयरफोर्स अपने स्ट्रक्चर्स को यहां से मूव करके दूसरी जगह चली जाए। लगातार इतने वर्षों तक प्रयास करने के बाद आज ये सपना साकार हुआ है। मैं एक संतोष मेरे मन में है, एक आत्मसंतोष का भाव है कि जो एक विषय जोधपुर के लोगों की बड़ी चुनौती 2014 में लोगों ने मेरे सामने रखी थी, आज वो पूरी हो पाई है। 10 गुना कैपेसिटी का एयरपोर्ट बना है जोधपुर में। आज जब मुझे सांसद जोधपुर के लोगों ने अवसर दिया था, तब जोधपुर में मुश्किल से 6 ऑपरेशंस होते थे, 6 फ्लाइट्स आती जाती थी। आज 30 ऑपरेशंस एवरीडे हो रहे हैं। जोधपुर हैदराबाद से कनेक्टेड है, बेंगलोर से कनेक्टेड है, पुणे से कनेक्टेड है, मुंबई से मल्टीपल कनेक्टिविटी है, दिल्ली से मल्टीपल कनेक्टिविटी है। और अभी आप सबके सामने ही भारत के एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि ये कनेक्टिविटी और बढ़े और आगे के स्टेप पर हम इसको इंटरनेशनल तक लेकर के जाएं, ये हमारा कमिटमेंट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज उद्घाटन के समय में ये मार्गदर्शन किया कि जो पुराना टर्मिनल है इसका एक विशिष्ट उपयोग कोई ऐसा सोचना चाहिए। मुझे दायित्व दिया है जोधपुर के लोगों से चर्चा करके कैसे हम इसका बेहतर उपयोग और कर सकते हैं, कैसे हम इसको एक आइडियल जो है एक रोल मॉडल दूसरे जगहों के एयरपोर्ट्स के लिए बना सकते हैं। इस पर निश्चित ही अब आने वाले समय में काम करेंगे। आप सब ने भी निरंतर हमेशा इस 12 साल के संघर्ष की एयरपोर्ट के निर्माण की यात्रा में हर जगह पर सहयोग किया। हर बार आप लोगों ने मुझे उत्साह दिया। जहां कहीं थोड़ी बहुत कभी निराशा आई थी, आप लोगों ने अपने तीखे बाणों से उस निराशा को आशा में परिवर्तित किया। मैं आज इस खुशी के मौके पर आप सबका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका भी आभार ज्ञापित करता हूं। कुछ लोग इसमें भी राजनीति ढूंढ रहे थे, कुछ लोग इसी एयरपोर्ट को लेकर के, कुछ मेहराबों को लेकर के कुछ चिंतन व्यक्त कर रहे थे। मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहता हूं कि उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गजेंद्र सिंह के प्रयास से बने हुए एयरपोर्ट की मेहराबें तो दिखी थी। मुझे पूरा भरोसा है बड़े व्यवसायी होने के नाते, कई बार जो है बड़े नेता होने के नाते इस एयरपोर्ट पे आते होंगे। इसकी जो आर्चेज हैं बनी हुई है, वो आर्चेज किस शैली की बनी हुई है, क्योंकि उनके सरकार में बनी और उनकी सरकार में जिस शैली की है उन्हीं को प्राथमिकता होती थी। एक बार उसको देख लेते, उसके बाद टिप्पणी करते तो अनुकूल होता। टीएमसी सांसद सौगत राय ने आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले के बयान पर कहा कि दत्तात्रेय होसबले ने राम मंदिर से चोरी की घटना की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि टीएमसी सांसद सौगत राय ने इस बात को कहा है कि बीजेपी में अंतर साफ दिखाई दे रहा है। और उन्होंने कहा कि देखिए, दत्तात्रेय होसबले ने राम मंदिर से चोरी की घटना की निंदा के साथ साथ उन्होंने कहा कि इससे लगता है कि बीएचपी और आरएसएस में झगड़ा हो रहा है। आरएसएस के नेता ने चंपत राय की निंदा की है। बीजेपी में अंतर दिखाई दे रहा है, देखते हैं क्या करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, पता है दत्तात्रेय होसबले राम मंदिर से चोरी का घटना को निंदा किए है। इससे लगता है बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के बारे में झगड़ा हो रहा है और आरएसएस के लीडर बीएचपी के जो चंपत राय जो इस मामले में जिसको बारे में ये हो रहा है, जांच हो रहा है, उसको निंदा किया है। बीजेपी के अंदर डिफरेंस नजर में आता है, देखा जाए वो क्या कदम उठाते हैं।
उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि यह जो राम मंदिर का दान का पैसा है उसका ये गलत इस्तेमाल करते हैं, पूरे देश का माहौल खराब कर रखा है, ये सांसद विधायक पार्टियों को तोड़ते हैं। 5 जुलाई को वो पाठ भी करने वाले हैं उद्धव ठाकरे इसको लेकर के। उद्धव ठाकरे और शिवसेना तो बराबर राम मंदिर के पक्ष में थे और उद्धव ठाकरे राम मंदिर में गए भी थे, तो बोले हैं सही बोले हैं, इसको देखना चाहिए, इसको सीबीआई से जांच होना चाहिए। लोग फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं कि जो राम मंदिर का पैसा चुराया उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये मैं नहीं बोलने चाहता हूँ, कानून के अनुसार जो भी किया जा सकता वो किया करे। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा कि इतने समय से सभी ने चुप्पी साधी हुई है और ये जांच चल रही है। न तो प्रधानमंत्री न ही बीजेपी के किसी सदस्य ने इस पर बात की है। राम मंदिर जैसा भव्य मंदिर बनाने का श्रेय ये लोग लेते हैं और महज 2 साल के अंदर बीजेपी की सरकार रहते वहां चोरी का ऐसा मामला सामने आया जहां भगवान के जेवर तक चोरी हो गए। इससे बड़ा महापाप मैं नहीं मानती, उन्होंने कहा कि इससे बड़ा महापाप मैं नहीं मानती हूं कि कुछ और हो सकता है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले के बयान पर उन्होंने कहा कि इससे हिंदू धर्म बदनाम नहीं हो रहा है, बदनाम केवल बीजेपी की नीति और नीयत हो रही है। आगे बढ़कर बीजेपी ने ही सबसे ज्यादा इसका प्रचार किया था, लेकिन जब आज ऐसी चोरी की घटना सामने आ रही है तो आप कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी ताकतें हैं। उन्होंने कहा कि उस पाप की सजा भुगतना जरूरी है। ऐसे बयान बहुत ही शर्मनाक है। चलिए, उनके कान तक पहुंचा तो सही कि इतनी राम मंदिर के साथ चोरी हुई है, इतने समय से सबने चुप्पी बांधे हुए हैं और ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ना प्रधानमंत्री मोदी जी, ना भारतीय जनता पार्टी के कोई भी सदस्य, ना आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के पास ही पूरा जिम्मा दिया हुआ था। वो चंपत राय जी जो भगवान विष्णु का अवतार नरेंद्र मोदी जी को मान रहे थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वीएचपी से जुड़े हुए हैं। आज सीधे सीधे सवाल उन्हीं से उठ रहे हैं। आज आप सोचिए, राम मंदिर जैसा एक भव्य मंदिर बनाने का श्रेय ये लोग लेते हैं और वही 2 साल में 500 साल की लड़ाई है और वही 2 साल में भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत उसमें इस तरीके की गंभीर चोरी के मामला आया है जहां पे भगवान के जेवरात भी चोरी हो गए हैं। तो सवाल बस ये उठ खड़ा होता है कि जो श्रद्धालु अपने आप को ठगित महसूस कर रहे हैं, उनको न्याय कब मिलेगा? इसमें इतने लोगों का योगदान रहा है मंदिर का, पर श्रेय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लेती है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि चंपत राय हो या बाकी सारे हों, उनका इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए? बल्कि होम मिनिस्ट्री ने ये दलील दी है सुप्रीम कोर्ट को कि मंदिर के ट्रस्ट की किसी भी चीज में ना सरकार इंटरफेयर कर सकती है, ना कोर्ट इंटरफेयर कर सकते हैं। ये किस तरीके का ट्रस्ट बनाया था? तो अनफॉर्चुनेट है। और जो भी ये श्रद्धालु हैं, जो भी सनातनी हैं, आज अपने आप को ठगित महसूस कर रहा है। और इससे बड़ा महापाप कि भगवान श्री राम मंदिर की जन्मभूमि में ही आप वहां पे चोरी कर रहे हैं, इससे बड़ा महापाप मैं नहीं मानती हूँ कुछ और हो सकता है। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको लेकर के दत्तात्रेय जी ने कहा कि हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतें इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इस्तेमाल हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कर रही है। नहीं, इससे हिंदू धर्म बदनाम नहीं हो रहा है। बदनाम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा श्रेय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास जब हुआ था तब गए थे, जब उद्घाटन हुआ था तब गए थे। आगे बढ़कर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने ही उसके बारे में कहा था। और आज जब इस तरीके की चोरी सामने आ रही है, तब आप कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी ताकतें हैं। ये हिंदू विरोधी ताकतें नहीं है। जो मंदिर से चंदा चुरा रहे थे वो हिंदू ही हैं। तो सवाल ये उठ खड़ा होता है कि किसने अनदेखा किया, किसने अपनी आंख मूंद कर रखी और इतना बड़ा विश्वासघात सनातनियों के साथ हुआ है, देशवासियों के साथ हुआ है और राम प्रेमियों से हुआ है, राम भक्तों से हुआ है। उस पाप की सजा भुगतना जरूरी है। तो ये कह देना ये हिंदू विरोधी है, ये विरोधी हैं, वो विरोधी हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और जिम्मेदारी से भागने का ये जो काम हो रहा है वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुधाकर सिंह, आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने कहा कि सुधाकर सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब सरकार जागेगी। उन्होंने कहा, आज मैं 2 अभियुक्त के बारे में बता रहा हूं, एक संतोष कुमार है, एक और ऋषुश्री से संतोष कुमार की बातचीत है। संतोष कुमार कह रहे हैं कि 5 किलो नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आखिर ये 5 किलो का अर्थ क्या है? 15 बार फोन क्यों किया गया ऋषुश्री को? एक नाम है तारिणी प्रसाद का, तारिणी प्रसाद जिसके घर में 11 करोड़ मिला, उसे सेवा विस्तार क्यों मिला? कुमार रवि ने तत्कालीन मंत्री जयंत राज से उन्होंने कई बातें इसको लेकर कही है और कहा है कि आर्थिक अपराध से मेरा सवाल है,
इतना बड़ा आरोप था तो चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? जो बिहार में खजाने की लूट को लेकर के जिस तरीके से जो षड्यंत्र सभी जो 9 IAS अधिकारी आनंद किशोर से संबंधित मैंने 23 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया जिसका कार्रवाई आपने देखा होगा कि 24 तारीख को बिहार के आर्थिक अपराध ने एक चार्जशीट दाखिल किया जिसमें ईडी के दिए गए किसी साक्ष्य को आर्थिक अपराध ने मान्यता नहीं दिया। फिर मैंने 29 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस बारे में आनंद किशोर और ऋषि के मामले में। तो आपने देखा होगा कि ठीक उसके 1-2 दिन बाद जो ADG थे आर्थिक अपराध के पंकज धराट उनको ट्रांसफर कर दिया गया। तो क्या विपक्ष या सुधाकर सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब सरकार जाएगी, या कि जो गुनाह हुआ है हजारों हजार करोड़ का जो लूट हुआ है बिहार में वो तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 अभियुक्तों के बारे में मैं डिटेल आपको बताना चाहता हूं जो सबसे गंभीर लोग हैं। एक संतोष कुमार मन FIR में जो दर्ज है उसमें बहुत साफ लिखा है, जो चैट है ऋषि से संतोष कुमार मल का कि ऋषि जी मैं आपको 15 बार टेलीफोन किया, आपने टेलीफोन रिसीव नहीं किया, हमको ऊपर से बहुत दबाव है, 5 किलो तत्काल अगर हमको नहीं आप भेजेंगे तो हमारा स्थिति बहुत खराब है, तेरे राज में भाई हम बर्बाद हो जाएंगे। यह गंभीर बात 5 किलो इस राज्य के एक प्रधान सचिव संतोष कुमार मन इस पूरे घोटाले का जो ऋषि जो आर्किटेक्ट है उसे 5 किलो क्या मांग रहे थे, जिस 5 किलो के लिए ऋषि 15 बार टेलीफोन करने के बाद भी टेलीफोन रिसीव नहीं कर रहे थे बिहार के वरिष्ठ, और संतोष कुमार बार कर रहे थे कि हम तेरे राज में बर्बाद हो जाएंगे अगर 5 किलो नहीं मिला तो। ये 5 किलो क्या था? क्या 5 किलो सोना था या 5 किलो 5 करोड़ था? यह जांच ईडी क्यों नहीं की? ईडी को जब इतना सबूत मिला तो ईडी को संतोष कुमार मल को नोटिस करना चाहिए था और उनसे पूछना चाहिए था कि यह 5 किलो का अर्थ क्या है। दूसरी बात पूछना चाहिए था कि ये 15 बार टेलीफोन क्यों आपने किया ऋषि को, और पूछना चाहिए था किसका दबाव है, वो 5 किलो सामान किसके पास पहुंचाना था। वो 5 किलो सोना भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है, वो किसके पास पहुंचाना था, वो कौन आदमी था, अधिकारी थे कि नेता थे। और ईडी को यह भी पूछना चाहिए था कि अगर वो 5 किलो नहीं पहुंचाएंगे, चावल तो नहीं होगा, आम तो नहीं होगा 5 किलो, वो तो बाजार में कहीं मिलेगा, और जितनी भी सैलरी है वो तो 500 रुपए का चीज है, वो तो पहुंचा सकते थे जाकर के खरीद के बाजार से अगर चावल आम होगा तो। सहरसा जिले के बिहार राज्य खाद्य निगम के कहरा गोदाम में लोडिंग अनलोडिंग मजदूरों ने 7 महीने से बकाया मजदूरी के भुगतान की मांग को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बजाय प्रति बोरा मात्र 4 रुपए का भुगतान किया जाता है और नवंबर 2025 से अब तक मजदूरी भी नहीं मिली है। हड़ताल के कारण जन वितरण प्रणाली के तहत अनाज का उठाव प्रभावित हो गया है, जिससे डीलरों और उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डीलरों ने आरोप लगाया है कि समय पर अनाज नहीं मिलने से लाभुकों में नाराजगी बढ़ रही है।
वहीं गोदाम प्रबंधक ने मजदूरों की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि ट्रांसपोर्टर द्वारा भुगतान नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी है और इसकी सूचना विभाग को भेज दी गई है। मजदूरों ने जल्द से जल्द भुगतान नहीं होने पर कहा है कि आंदोलन तेज करेंगे और ये एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने चेतावनी दी है। इन लोगों को जो है ट्रांसपोर्टर के द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, जिस वजह से कि बंद है और ये उठाव का और जो वितरण का कार्य है रुका हुआ है 2 दिन से, कल और आज जो है विभाग को सूचित किया हुआ है। तो क्या विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की? आश्वासन मिला है कि जल्दी भुगतान हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? डॉली। किस पद पे है? सहायक प्रबंधक में। हम लोग को जो है पेमेंट मजदूरी नहीं मिला है 7 महीना से। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग लिख करके जिलाधिकारी को भी दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी दिए हैं, एजीएम को भी, ट्रांसपोर्टर को भी, सभी को। तो सभी जगह से आश्वासन मिल रहे हैं कि पेमेंट भुगतान विभाग से होगा तब आप लोग को दिया जाएगा। तो काम बंद है क्यों? मिलता है, घर परिवार चलाने में बहुत कठिनाई हो रही है। 7 महीना हम लोग पेट बांध करके बोरा सिर पर उठाते हैं 50 किलो का, तो भूखे तो काम करेंगे नहीं। 7 महीना से नहीं मिला? 7 महीना से नहीं मिला। आप लोग डेली वेज रखा है? नहीं, हम लोग को महीना में भुगतान, हम लोग मुख्य परिवहन अभिकर्ता का मजदूर है, लोडिंग अनलोडिंग का, हम लोग गोदाम का लेबर है। कितना लेबर है आप लोग? हम लोग 26 लेबर। 26 को किसी को नहीं मिला पैसा? किसी को नहीं मिला है। क्या आश्वासन दिया जा रहा है? आश्वासन विभाग से भी यही आश्वासन दिया गया है कि विभाग पेमेंट करेंगे, तो हम लोग को भी पेमेंट नहीं हुआ है तो हमको पेमेंट करेंगे विभाग, तब हम देंगे ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गनौरी शर्मा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।